अब यह बात लगभग सभी के लिए साफ है कि दुनिया की घटनाएं, फेनोमेना ऑफ वर्ल्ड, स्पष्ट रूप से इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो होता है वह अपने आप उल्टा नहीं होता। उदाहरण के लिए, आप एक कप जमीन पर गिराते हैं, वह टूट जाता है। अब आप घंटों बैठकर इंतजार कर सकते हैं, लेकिन टूटे हुए टुकड़े अपने आप उठकर जुड़कर वापस आपके हाथ में नहीं आएंगे। या समुद्र की कल्पना कीजिए, लहरें किनारे पर आकर टूटती हैं, बिखर जाती हैं। अब आप खड़े होकर यह इंतजार नहीं करते कि किसी अद्भुत क्षण पर पानी की छींटें इकट्ठा हों, ऊपर उठें और फिर शांति से समुद्र के अंदर वापस चले जाएं। वह दृश्य बहुत सुंदर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में ऐसे लेक्चर्स में अक्सर यह दिखाने के लिए मूविंग पिक्चर्स मूवीज चलाई जाती हैं, जिसमें रोजमर्रा की घटनाएं दिखाई जाती हैं और फिल्म को रिवर्स में चलाया जाता है। जब लोग देखते हैं टूटा कप अपने आप जुड़ रहा है, या धुआं वापस सिगरेट में जा रहा है, तो वो इसे उससे अचंभित होते हैं या हंसते हैं। यह हंसी बस यही कहती है, यह असली दुनिया में नहीं होता। लेकिन सच कहें तो यह हंसी एक बहुत कमजोर तरीका है कि किसी चीज को समझाने का, जो इतनी गहरी और बुनियादी है। यानी कि पास्ट और फ्यूचर का फर्क, क्योंकि बात सिर्फ बाहरी घटनाओं की नहीं है। हमारे अंदर का अनुभव भी पास्ट और फ्यूचर के लिए बिल्कुल अलग होता है। हमारे अंदर का अनुभव जो बहुत ज्यादा अलग होता है, इसे समझने के लिए ऐसे समझो। हम पास्ट को याद करते हैं, यानी कि उसे रिमेम्बर करते हैं। हम फ्यूचर को याद नहीं कर सकते। फ्यूचर के बारे में हमारे पास सिर्फ उम्मीद है, होप है, अंदाजा, एक्सपेक्टेशन आई मीन, और संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। तो पास्ट के बारे में हमारे पास क्या होता है? यादें होती हैं, बहुत सारी यादें। यहाँ तक कि बचपन की यादें भी रहती हैं। पछतावा, रिमोर्स, दुख, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत सारी जो आपने ट्रिप की होती है उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम फ्यूचर को प्रभावित कर सकते हैं। लगभग कोई भी यह नहीं मानता कि हम पास्ट को बदल सकते हैं। पास्ट को बदलने की कोई ताकत ही नहीं आती। पछतावा, रिग्रेट, उम्मीद, ये सारे शब्द अपने आप में यह साबित करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर हमारे लिए मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। अब ध्यान दीजिए, दुनिया एटम से बनी है। हम खुद एटम से बने हैं। ये एटम फिजिकल लॉ को पूरी तरह फॉलो करते हैं। तो यह इतना साफ अंतर पास्ट और फ्यूचर के बीच, और यह इतनी स्पष्ट इरिवर्सिबिलिटी, आप सोचेंगे कि जरूर किसी फंडामेंटल लॉ में होगा कि एटम सिर्फ एक ही दिशा में काम करते हैं। मतलब कि आपने जितनी भी सारी चीजें सोची दिमाग में, पास्ट और फ्यूचर का जो भी देखा, इसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये कुछ ना कुछ एटम एक इरिवर्सिबल डायरेक्शन में ही चलते हैं, जा सकते हैं, और ये किसी ऐसे फंडामेंटल लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि एटम सिर्फ एक ही दिशा में काम करते हैं। शायद कहीं कोई ऐसा नियम होगा जो कहता हो काम आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं। यह नहीं कि दुनिया लगातार पास्ट से फ्यूचर की दिशा में बह रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक फिजिक्स के किसी भी लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जितने भी लॉ ऑफ फिजिक्स हमें पता है, उनमें पास्ट और फ्यूचर का कोई फर्क नहीं किया गया है।
यानी कि अगर आप किसी फिजिकल फिनोमिनन को फिल्म बनाकर आगे या पीछे चलाएं, दोनों तरह से चलाएं, तो फिजिक्स की नज़र में दोनों बराबर सही है। इसे अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सन है और उस सन के चारों तरफ एक प्लैनेट प्लैनेट है। जो प्लैनेट है वो उस सन के चारों तरफ एक दिशा में घूम रहा होता है, मान के चलिए एंटी क्लॉक। अब उस आप इसकी मूवी बनाते हैं, फिर उस मूवी को रिवर्स में चलाते हैं। प्लैनेट अब उल्टी दिशा में घूमेगा, लेकिन फिर भी वह उसी पाथ को फॉलो करेगा जो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। ये क्लॉकवाइज उसी पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि फिर भी वो इलिप्स में ही घूमेगा। उसकी स्पीड ऐसी होगी कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। ये जो केपलर सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बात हुई है। सब कुछ बिल्कुल सही लगेगा। आप यह नहीं पहचान सकते कि मूवी आगे चल रही है या पीछे। यही बात ग्रेविटेशन का लॉ कहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम आगे जा रहा है या पीछे। और सिर्फ ग्रेविटेशन ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, सब के लॉ भी टाइम रिवर्सिबल हैं। अब एक और कल्पना कीजिए। मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स एक सिस्टम में चल रहे हैं। अब अचानक एक ही पल में सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस चलेगी या चलेगा जिस रास्ते से वह पहले आया था। जो कुछ उलझा था वह अपने आप सुलझ जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ फिजिक्स में फोर्सेस डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, टाइम की दिशा पर नहीं। तो जब टाइम रिवर्स होता है, फोर्स वही रहते हैं और वेलोसिटी के चेंजेस भी ठीक उल्टे क्रम में हो जाते हैं। इसीलिए मैथमेटिकली यह साबित किया जा सकता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टाइम रिवर्सिबल है। लेकिन अभी अगर आप सोचेंगे बीटा डिके की, तो बीटा डिके के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने संकेत दिए हैं कि शायद वह टाइम रिवर्सल पूरी तरह सही न हो बीटा डिके में। लेकिन इवन इफ ये सत्य भी है, बीटा डिके एक बहुत ही रेयर और अनइम्पोर्टेंट फेनोमेनन है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए मेरे आपसे बात करने की संभावना बीटा डिके पर डिपेंड नहीं करती। वह डिपेंड करती है केमिकल इंटरेक्शन पर, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पर, यानी जिन प्रोसेस पर हमारी जिंदगी, सोचें, सोच, यादें और अनुभव डिपेंड करते हैं, वे सभी के सभी टाइम रिवर्सिबल लॉ पर आधारित हैं। और फिर भी हमारी दुनिया हमें हर पल इरिवर्सिबल दिखाई देती है। यही है असली रहस्य। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन पर ही डिपेंड नहीं करता। यह ग्रेविटेशनल पर भी डिपेंड करता है। फिर भी दुनिया वन साइडेड दिखाई देती है। मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज हवा में फैल जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हवा हवा मेरी आवाज को चूस कर मेरे मुंह में डाल दे। जब मैं मुंह खोलकर इंतजार करूं, यह जो इरिवर्सिबिलिटी है, इसे रेडियो एक्टिव डिके जैसे फेनोमेना से टाला नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, हम यह मानते हैं कि दुनिया की ज्यादातर ऑर्डिनरी फेनोमेनन
एटॉमिक मोशन से पैदा होते हैं, और वे मोशन ऐसे लॉ ओबे करते हैं जो पूरी तरह रिवर्सिबल है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमें और गहराई से देखना होगा। अब अगर हम सन के चारों ओर घूमते प्लैनेट्स को जरा और ध्यान से देखें तो जल्दी पता चलेगा कि सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है। उदाहरण के लिए अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेशन धीरे धीरे स्लो हो रहा है। धीरे धीरे स्लो हो रहा है, क्यों? टाइडल फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन को लीजिए। फ्रिक्शन कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से इरिवर्सिबल लगता है। मान लीजिए मैं यहाँ फर्श पर एक भारी ब्लॉक रखता हूँ और उसे धक्का देता हूँ। ब्लॉक फिसलता है, धीरे धीरे रुक जाता है। अब मैं खड़ा होकर इंतजार करता हूँ। ब्लॉक अचानक अपने आप चलना शुरू नहीं करता, तेज नहीं होता और वापस मेरे हाथ में नहीं आता है। तो फ्रिक्शन क्लियरली इरिवर्सिबल लगता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, फ्रिक्शन कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। यह असल में ब्लॉक और फ्लोर के बीच इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का नतीजा है। ब्लॉक की ऑर्गेनाइज्ड मोशन लकड़ी या फर्श के एटम की डिसऑर्गेनाइज्ड इरेगुलर जिगलिंग में बदल जाती है। यानी कि एक साफ ऑर्डर्ड मोशन अव्यवस्थित रैंडम एटॉमिक मोशन में बदल जाती है, और यही हमें अपेरेंटली इरिवर्सिबिलिटी का क्लू मिलता है। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कल्पना कीजिए एक टैंक है। टैंक के एक हिस्से में ब्लू वाटर है, मान लीजिए इंक मिला हुआ है। दूसरे हिस्से में व्हाइट वाटर है, बिना इंक वाला पानी। बीच में एक पतली सी सेपरेशन है। अब बहुत डेलिकेटली उस सेपरेशन को हटा दिया जाता है। अब आप इंतजार करते हैं क्या होता है। ब्लू वाटर धीरे धीरे व्हाइट वाटर में मिक्स हो जाता है। कुछ समय बाद पूरा पानी यूनिफॉर्म लाइट ब्लू हो जाता है। लगभग 50-50 मिक्सचर। अब आप बहुत लंबा इंतजार करें, पानी अपने आप फिर से अलग नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ आप कर सकते हैं। आप पानी को इवेपोरेट कर सकते हैं, ब्लू डाई को अलग कर सकते हैं, फिर आधे पानी में डिसॉल्व करके बाकी पानी के साथ वापस मिला सकते हैं। लेकिन जब आप यह कर रहे होते हैं तो आप कहीं और इरिवर्सिबल फिनोमेना पैदा कर रहे होते हैं। अपने आप सिस्टम कभी उल्टा नहीं हो जाता, और यही से हमें एक और बड़ा क्लू मिलता है। अब सोचिए, अगर हम ब्लू और व्हाइट वाटर के मिक्सिंग की मूविंग पिक्चर बनाएं और फिर उसे रिवर्स में चलाएं तो क्या दिखेगा। यूनिफॉर्म ब्लू वाटर धीरे धीरे अपने आप अलग अलग होने लगेगा। यह दृश्य हमें तुरंत एब्सर्ड लगेगा। अब मान लीजिए हम पिक्चर को इतना मैग्नीफाई करें कि हर फिजिसिस्ट एटम बाई एटम देख सके। फिजिसिस्ट ध्यान से देखेंगे और कहेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लॉज टूटते हैं। अब यहाँ एक करेक्शन है, हम ब्लू एटम्स नहीं कहते। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा था केवल। असल में दो तरह के एटम हैं जो थर्मल मोशन में लगातार विगल कर रहे हैं, इधर उधर बाउंस हो रहे हैं। ऐसे सोचिए जैसे ब्राउनियन मोशन। अब शुरू में एक तरफ ज्यादातर एक तरह के एटम्स हैं और दूसरी तरफ दूसरी तरह के एटम्स हैं। और याद रखिए, यह इफेक्ट देखने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम चाहिए। ये सारे एटम्स रैंडमली जिगल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वे मिक्स हो जाएंगे।
इसलिए सिस्टम यूनिफॉर्म ब्लू हो जाता है। अब एक पर्टिकुलर कोलिजन को देखिए। यह मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। वे दोनों आपस में टकराते हैं, बाउंस करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब उसी कॉलिजन की फिल्म को रिवर्स में चलाइए। फिजिसिस्ट देखता है, मेजर करता है और ये कहता है सब ठीक है, यह बिल्कुल लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल इस तरह आए तो वे उस तरह ही बाउंस करेंगे, और अगर उस तरह आएंगे तो ये इस तरह बाउंस करेंगे। मॉलिक्यूलर कॉलिजन लॉ पूरी तरह रिवर्सिबल है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, हर कॉलिजन को देखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी और फिर भी पूरी मूवी कुछ एब्सर्ड दिखती है। रिवर्स में मिक्स्ड मॉलिक्यूल धीरे धीरे अपने आप सेपरेट हो रहे हैं, ब्लू फिर ब्लू के साथ, व्हाइट फिर व्हाइट के साथ। यह नेचुरल जैसा नहीं लगता। यह यह लॉ ऑफ फिजिक्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन यह इम्प्रोबेबल है। यह पूरी बात है कि इरिवर्सिबिलिटी लॉ में नहीं है, इनिशियल कंडीशन और स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में छिपी है। अगर आप सिस्टम को हाईली ऑर्डर्ड स्टेट से शुरू करते हैं तो रैंडम मोशन उसे यूनिफॉर्म बना देते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम को यूनिफॉर्म स्टेट से शुरू करते हैं तो रैंडम मोशन उसे ऑर्डर्ड नहीं बना सकते हैं। यह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह इतना अनलाइकली है कि प्रैक्टिकली कभी देखने को नहीं मिलता है। तो मॉलिक्यूल्स जो बाउंस अराउंड कर सकते हैं इस तरह के कि वे अलग हो जाएं, यह इम्पॉसिबल नहीं, बस एक्सट्रीमली अनलकीली है। बस एक्सट्रीमली अनलकीली है, और इतना अनलकीली है ये मिलियंस ईयर में भी नहीं होगा ये। और यही असली जवाब है। दुनिया की चीजें इरिवर्सिबल हैं, लेकिन सिर्फ इस सेंस में कि एक डायरेक्शन में जाना लाइकली है और दूसरी डायरेक्शन में जाना हा, हालांकि लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार अलाउड है, पर जो हम उसे देख नहीं सकते। यह बिल्कुल रेडिकुलस है यह एक्सपेक्ट करना कि आप बैठकर इंतजार करें और एटम की रैंडम जिबलिंग एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ इंक एंड वाटर को अपने आप अलग कर दे। इंक एक तरफ, पानी दूसरी तरफ। अब एक और कल्पना कीजिए। मान लीजिए मैंने इस सिस्टम के चारों ओर एक क्लोज बॉक्स लगा दिया। अब यही सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता। टाइम के साथ वे मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पेशेंट हैं तो शायद आप यह मान सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की परपेचुअल इरेगुलर कॉलिजन में कभी कभी एक्सीडेंट से वे फिर से थोड़ा बहुत अलग हो जाए। शायद मिलियंस ईयर नहीं, शायद सिर्फ एक साल में। आप अलग की आप एक लाइन खींच सके और कह सके ज्यादातर व्हाइट इस तरफ है और ज्यादातर ब्लू उस तरफ। यह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन असल दुनिया में जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम काम करते हैं उनमें 4-5 मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, उनमें 4 और 5 मिलियन मिलियंस एटम्स होते हैं। और यह एक्सपेक्ट करना कि इतने ज्यादा एटम्स एक्सीडेंटली फिर से परफेक्टली अलग हो जाएं, यह प्रैक्टिकली मीनिंगलेस जैसा लगता है। इसीलिए नेचर की अपेरेंट इरिवर्सिबिलिटी फंडामेंटल फिजिकल लॉ से नहीं आती है, वह आती है इस फैक्ट से कि अगर हम किसी सिस्टम को ऑर्डर्ड स्टेट से शुरू करें और उस पर नेचर की रैंडम इरेगुलरिटी छोड़ दें तो सिस्टम एक ही दिशा में जाएगा, ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर की तरफ। अब अगला सवाल उठता है, तो सिस्टम ऑर्डर्ड हुआ ही कैसे, पहली बार ऑर्डर आया कहां से? यहाँ ऑर्डर्ड से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ या बहुत
दिव्य तरीके से बनाया हुआ नहीं। ऑर्डर्ड का मतलब, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर्ड का मतलब है एंट्रोपी बहुत कम, लो होना, ये चीज है यहाँ पर। क्योंकि नियम यह है, हम ऑर्डर्ड सिस्टम से शुरू करते हैं और ऑर्डर सिस्टम पर खत्म नहीं करते। दुनिया का एक रूल है कि थिंग्स गो फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, यह ऑर्डर और डिसऑर्डर ऑर्डर ऑर्डिनरी लाइफ वाले मीनिंग नहीं रखते। ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि आपको एस्थेटिकली अच्छा लगे, यह बस इतना है कि या तो चीजें क्लियरली सेपरेटेड है या मिक्स्ड है। हो सकता है आपको मिक्स्ड ज्यादा अच्छी लगे, लेकिन फिजिक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन यह है, दुनिया पहले प्लेस में ऑर्डर्ड क्यों थी, और क्यों जब हम आज किसी पार्टली ऑर्डर्ड सिचुएशन को देखते हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वह पहले मोर ऑर्डर्ड रही होगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक टैंक में जिसमें इस तरफ पानी बहुत गहरा नीला, उस तरफ लगभग साफ है और बीच में हल्का नीला है, और मुझे पता है हो कि यह टैंक 20-30 मिनट में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि पहले सेपरेशन ज्यादा शार्प थी, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा है। क्यों? क्योंकि अगर पहले सेपरेशन कम होती तो इतने समय में यह सिस्टम आज से भी ज्यादा मिक्स्ड होता। तो प्रेजेंट को देखकर हम पास्ट के बारे में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। यह बात फिजिसिस्ट अक्सर नहीं करेंगे और न करते हैं। फिजिसिस्ट आमतौर पर यह कहना पसंद करते हैं, यह एक कंडीशन है, अब बताओ आगे क्या होगा। लेकिन बाकी की साइंस की प्रॉब्लम पूरी तरह अलग है। जैसे कि आप हिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। जियोलॉजिस्ट कहते हैं, मुझे जमीन में ऐसे बोन्स मिले, अगर आप थोड़ा और खोदेंगे तो इस तरह की बोन्स और मिलेंगी। हिस्टोरियन पास्ट की बातें करते हैं, लेकिन मेथड फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसा होता है। जब वह कहते हैं नेपोलियन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई, उसका मतलब यह होता है कि अगर आप दूसरी किताबें देखें या कोई नया डॉक्यूमेंट मिले तो वही तारीख वहां भी लिखी होगी। यह भी एक तरह की प्रिडिक्शन है। तो यह सब, तो सवाल यह है, यह कंसिस्टेंसी पॉसिबल कैसे है? इसका एक ही जवाब है, दुनिया का पास्ट प्रेजेंट से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। कुछ फिजिसिस्ट ने कभी यह आइडिया प्रपोज किया था कि पूरी यूनिवर्स बस रैंडम मोशन से बनी है, और अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इंतजार करें तो ऑर्डर अपने आप निकल आएगा। तो ऑर्डर अपने आप निकल आएगा। जैसे 5 एटम में कभी कभी हो सकता है। चलो मान लीजिए कि 5 एटम में कभी कभी सेपरेशन एक्सीडेंटली हो भी गई, और बाकी सब कुछ जो हुआ वह बस इतना है कि दुनिया चलती रही, चलती रही, चलती रही, और कभी कभी फ्लक्चुएट करती रही। यानी सिस्टम ज्यादातर समय ऑर्डिनरी रहता है और कभी कभी थोड़ा सा ऑर्डिनरी से बाहर चला जाता है, बस इतना ही। और अब हम उसी फ्लक्चुएशन को अंडू होते हुए देख रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं, हमें कैसे पता कि यही सच नहीं है? आप कहेंगे ठीक है, लेकिन कितना इंतजार करना पड़ता है। मैं मानता हूं, अगर फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी न होती कि एवोल्यूशन पैदा कर सके, इतनी बड़ी न होती कि इंटेलिजेंट पर्सन पैदा कर सके, तो हम उसे नोटिस ही नहीं कर पाते। तो हम तो जिंदा होने तक वेट ही करते रहते। इसीलिए कम से कम इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि यह थ्योरी इनकरेक्ट है। मुझे यह थ्योरी रेडिकुलस लगती है। कारण यह है, मान लीजिए पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हर जगह एटम है, और सब कुछ शुरू से
कंप्लीटली मिक्स्ड अप कंडीशन में था। अब मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ इस जगह एटम्स को देखता हूँ और पाता हूँ कि यह यहाँ एटम्स सेपरेटेड हैं, तो क्या मैं यह कंक्लूड कर सकता हूँ कि हर जगह एटम्स सेपरेटेड होंगे? नहीं। अगर यह सिर्फ फ्लक्चुएशन है तो सबसे लाइकली बात यह है कि बाकी यूनिवर्स बिल्कुल ऑर्डिनरी होंगे, मिक्स्ड अप होंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन को बोरो करना पड़ता है, ऑर्डर को कहीं से उधार लेना पड़ता है, और ज्यादा उधार लेना कम लाइकली होता है। मतलब अगर 6 एटम इधर हैं और 7 उधर, तो उन सभी पॉसिबल अरेंजमेंट में सबसे लाइकली सिचुएशन यह होगी कि बाकी यूनिवर्स मिक्स्ड अप हो। इसीलिए अगर कोई एस्ट्रोनॉमर किसी ऐसे स्टार को देखे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, तो अगर यूनिवर्स फ्लक्चुएशन से बना होता, तो प्रिडिक्शन यह होती कि जहां हमने पहले नहीं देखा वहां डिसऑर्डर मिलेगा। लेकिन हम जब स्टार्स देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? मैटर्स मैटर स्टार्स में कंसंट्रेटेड है, स्टार्स हॉट हैं, स्पेस कोल्ड है। अगर हर जगह वही सेपरेशन, अगर यह सिर्फ फ्लक्चुएशन होती, तो जिन जगहों को हमने नहीं देखा वहां स्टार्स और स्पेस सेपरेटेड नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हर बार जब हम प्रिडिक्शन करते हैं कि नई जगह पर भी स्टार्स वैसे ही होंगे, कि नए डॉक्यूमेंट्स में नेपोलियन वही मिलेगा, या नई खुदाई में बोन्स वही होंगी, और हर बार प्रिडिक्शन सही निकलती है, तो यह सक्सेस यही बताती है कि दुनिया फ्लक्चुएशन से नहीं आई है। दुनिया आई है ऐसी एक कंडीशन से जो पास्ट में मोर सेपरेटेड और मोर ऑर्गेनाइज्ड थी प्रेजेंट की तुलना में। इसीलिए मुझे लगता है कि फिजिकल लॉ में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जोड़नी पड़ती है कि पास्ट में यूनिवर्स ज्यादा ऑर्डर्ड थी, टेक्निकल सेंस में लेस मिक्स्ड अप थी, और यही वह स्टेटमेंट है जो इरिवर्सिबिलिटी को समझाने के लिए जरूरी है। यह स्टेटमेंट टाइम में लॉपसाइडेड है। यह पास्ट के बारे में कुछ खास कहता है, फ्यूचर के बारे में नहीं। और यह स्टेटमेंट उस चीज से बाहर आता है जिसे हम आमतौर पर फिजिकल लॉ कहते हैं, क्योंकि आज हम डिस्टिंक्शन करते हैं। एक तरफ हुए लॉ जो बताते हैं कि अगर सिस्टम इस तरह शुरू हो तो आगे कैसे डेवलप करेगा, और दूसरी तरफ हुए स्टेटमेंट जो बताते हैं कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुई, पास्ट में कैसा था, और फ्यूचर में किस ओर जा रहा है। पहली चीज हम फिजिकल लॉज कहते हैं, दूसरी चीज हम एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री कहते हैं। शायद समडे यह डिस्टिंक्शन भी मिट जाएगा और दोनों एक ही फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाएं। अब इरिवर्सिबिलिटी की कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। उनमें से एक मैं यह दिखाना चाहता हूं कि एक इरिवर्सिबिलिटी मशीन वास्तव में काम कैसे करती है। मान लीजिए हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमें पता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। मैं बनाने जा रहा हूँ एक व्हील विद रैचेट। रैचेट का मतलब एक ऐसा व्हील जिसमें नोचेस हों, यानी कि सीढ़ियों जैसे दांते हों, और यहाँ से कहानी शुरू होती है ये रैचेट एंड पॉल की, जो फेमेंस ने एंट्रोपी को समझाने के लिए बनाई थी। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ अच्छे तरीके से इसको मैंने सिंप्लीफाइड वे में समझाया है, हिंदी में कन्वर्ट करके। तो रैचेट पॉल एक मशीन जो एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। ये एक तरह का पहिया है जिसमें दांते हैं, और ये आपको दर्शाएगा कि कैसे रिवर्सिबिलिटी काम करती है। तो इसके लिए अब मैं इरिवर्सिबिलिटी की एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक इरिवर्सिबल मशीन वास्तव में कैसे काम करती है। मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता है कि वह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। तो वो है ये जो नॉच्ड वाला पहिया, ठीक है। और इसमें है दांते
ये दांते ऐसे हैं जैसे सीढ़ियां, एक तरफ ढलान, दूसरी तरफ सीधी दीवार। ठीक है। अब इस व्हील के साथ एक छोटी सी चीज जुड़ी है जिसे कहते हैं पॉल। पॉल मतलब रोकने के लिए एक पत्ता टाइप का है। यह पॉल स्प्रिंग से दबाई हुई है और व्हील के दांतों पर टिकी हुई है। अब आंख बंद करके यह कल्पना कीजिए, आप व्हील को एक डायरेक्शन में घुमाते हैं, और ये जब एक डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो जो पॉल है उस पर गिरती है और वो आवाज आती है आपको, क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है। और फिर नीचे गिरती जाती है। व्हील आसानी से घूमता रहता है। ठीक है। अब आप व्हील को उल्टी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं, और वो जो पॉल है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, उस सीधी जो दीवार टाइप बनी हुई है उसमें फंस जाता है, दांते जो अपोजिट है उसमें फंस जाता है, और व्हील रुक जाता है। ऐसे समझिए जैसे साइकिल की चेन होती है, साइकिल की चेन में जो गियर होता है जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, अगर आप साइकिल को रोकना चाहते हैं, मतलब आप उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, तो वो फ्री हो जाता है लेकिन घूमता नहीं है, साइकिल को पीछे नहीं घुमाएगा। ठीक है। अगर जाम हो जाएगी साइकिल की जो चेन है तभी घुमा सकता है, तो उसी तरह से इसको समझिए। तो व्हील रुक जाता है, क्यों? क्योंकि दांत का सीधा हिस्सा पॉल से टकरा जाता है, पॉल उसे पीछे जाने नहीं देती। तो यह व्हील सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है। इस सेंस में यह मशीन कंप्लीटली इरिवर्सिबल है। मॉलिकुलर मोशन और परपेचुअल मोशन का भ्रम है। अब यह कल्पना की गई है कि इस व्हील को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम में लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमेशा इरेगुलर थर्मल मोशन में रहते हैं। अब ब्राउनियन मोशन की बात हो रही है। वे हर समय रैंडम तरीके से धक्का देते रहते हैं। तो सोच यह आई, अगर मॉलिक्यूल्स व्हील को कभी इधर से कभी उधर से धक्का दे रहे हैं और व्हील सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है, तो क्या हमें परपेचुअल मोशन नहीं मिल जाएगा? अब कल्पना कीजिए, यह व्हील एक छोटे बॉक्स में रखा है, चारों तरफ हवा या गैस है, मॉलिक्यूल्स लगातार व्हील को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। जब मॉलिक्यूल्स व्हील के उस डायरेक्शन में धक्का देते हैं जहां पॉल जाम हो जाती है, व्हील नहीं घूमता, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स दूसरी डायरेक्शन में धक्का देते हैं व्हील घूम जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि व्हील लगातार घूम रहा है, रहे घूमता रहेगा, एक तरह की परपेचुअल मोशन मशीन। लेकिन अब हमें डिटेल्स में देखना होगा। फ्रिक्शन और डैम्पिंग की भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। असल में यह मशीन तभी काम करती है जब एक चीज मौजूद हो, और वो चीज क्या है? फ्रिक्शन और डैम्पिंग। जब व्हील एक डायरेक्शन में घूमता है तो बॉल उठती है, फिर नीचे गिरती है और बाउंस करती रहती है, और बॉल बाउंस करती रहती है और रुकती भी नहीं है वो। तो व्हील कभी जाम नहीं होगा। इस मशीन को वन वे बनाने के लिए हमें पॉल की मोशन को कट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि जब पॉल नीचे आए तो वह रुक जाए, स्टिक हो जाए, या एनर्जी खो दे। यह एनर्जी लॉस फ्रिक्शन से आता है। तो इरिवर्सिबिलिटी यहाँ फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है। अब यहाँ एक चीज और होती है, जो भी जो भी चीजें फ्रिक्शन पैदा करती हैं वह हीट पैदा करती हैं। यह पॉल या व्हील सब एटम से बने हैं, और जैसे जैसे हीट बढ़ती है एटम्स की ब्राउनियन मोशन तेज हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, पॉल इतनी गर्म हो गई कि वह खुद ही ऊपर नीचे जिगल करने लग जाए। जिगल मतलब वाइब्रेट करने लग जाए। अब वह जितनी देर ऊपर रहती है उतनी ही देर नीचे भी रहती है, और जब बॉल ऊपर होती है तो टूथ उसके नीचे से निकल सकते हैं। अब सरप्राइज, अगर बॉल ज्यादा गर्म है और व्हील ठंडी है तो वह व्हील उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगती है। क्यों? क्योंकि पॉल का रैंडम बाउंसिंग व्हील को हर बार इंक्लाइंड सरफेस पर धक्का देता है। इसीलिए अगर एक साइड हॉट है और दूसरी साइड कोल्ड है तो व्हील उस डायरेक्शन में घूमेगा जो टेम्परेचर डिफरेंस तय करेगा। जैसे ही दोनों साइड्स के बीच हीट एक्सचेंज हो जाता है, टेम्परेचर बराबर हो जाता है, अब बॉल और व्हील सेम थर्मल कंडीशन में है। अब व्हील ना आगे आएगा ना पीछे, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यही तरीका है जिससे नेचर का इरिवर्सिबिलिटी काम करता है। नेचर कभी एनर्जी न बनाती है
और न नष्ट करती है। समुद्र में मौजूद थर्मल एनर्जी एटम्स की रैंडम मोशन हमारे लिए अनअवेलेबल है। हम उसे सीधे ऑर्गेनाइज वर्क में नहीं बदल सकते। यह बात समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल सोचिए। मैं बीच पर गया हूँ, मेरे पास एक तौलिया है, तौलिया भी गीला है, मैं भी गीला हूँ। मैं तौलिए को अपने शरीर से रगड़ता हूँ, पानी तौलिए से मेरे शरीर पर आता है और मेरे शरीर से तौलिए पर भी जाता है, लेकिन इससे मुझे सूखने में मदद नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि दोनों की डैम्पनेस बराबर है, टेम्परेचर भी। यही आइडिया है। जब दो चीजें सेम टेम्परेचर पर होती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनमें सेम एनर्जी है, इसका मतलब यह है कि एनर्जी निकालना दोनों से इक्वली डिफिकल्ट है। अगर दो चीजें डिफरेंट टेम्परेचर पर हों और उन्हें छोड़ दिया जाए तो टाइम के साथ वे सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगी, और जैसे जैसे ऐसा होता है एनर्जी की अवेलेबिलिटी घटती जाती है। यही बात एंट्रोपी लॉ कहती है। एंट्रोपी इंक्रीज, या दूसरे शब्दों में ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी धीरे धीरे अनअवेलेबल रैंडम मोशन में बदल जाती है। और इरिवर्सिबिलिटी किसी एक लॉ में नहीं, वह है स्ट्रक्चर में, स्टैटिक्स में और यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन में। अब इसमें इस पूरे वीडियो में ये देखा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो हमारा यूनिवर्स है जो भी है एक ऑर्डर्ड चीज से होते हुए डिसऑर्डर्ड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो ऑर्डर्ड एक ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है उस तरह की है, ये एक एनर्जी के फॉर्म में ऑर्डर्ड है।